हेलो एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट बाय अस्तित्व प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस्टर राजीव रंजन जी है, जो कि एक फॉर्मर कमांडेंट एट कोस्ट गार्ड, एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। और वो आज हमारे साथ मुश्किल जीवन आसान रास्ते के लेखक के रूप में मौजूद है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके बुक के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका बुक अब लॉन्च हो चुका है, रिलीज हो चुकी है। थैंक यू। सर, मैं पूछना चाहूंगी क्या रिस्पॉन्सेज है जो आपके मिल रही हैं आपको, आपके फ्रेंड्स से, फैमिली से, और जो बुक्स आपके पढ़ रहे हैं उन लोगों से? फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ने तो बुक्स खरीदना शुरू कर दिया है और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि लोगों ने खरीदना शुरू किया है। पढ़ने के बाद अभी तक की रिस्पॉन्स जो है, बिकॉज सिर्फ 2-3 दिन पहले हम लोगों ने उन लोगों को इन्फॉर्म किया था कि ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए हम लोग एक्चुअली चले गए थे महाकुंभ घूमने के लिए, तो वहां से आने के बाद ही इन्फॉर्म किया लोगों को। और अभी पढ़ने के बाद वाली प्रतिक्रिया अभी नहीं मिली है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को कवर किया है तो लोगों को पसंद आना चाहिए, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनके क्रिटिसिज्म कर लीजिए, अप्रिशिएशन कर लीजिए, जो भी उस चीज की। अच्छा सर, तो सर आपको क्या इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए कि मेरा बैकग्राउंड ये है कि कोस्ट गार्ड में कमांडेंट होने के करीब 14 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी थी और फिर अपनी कंपनी शुरू की थी। तो एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके और फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करने में मुझे एक वैरायटी ऑफ पीपल से मुलाकात हुई, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल, राइट फ्रॉम सड़क पे चलने वाले से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक के। और मैंने सभी लोगों को देखा है कि उनके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कमी है। हर आदमी जो है तो किसी चीज से त्रस्त है, और ऊपर से देखने में लगेगा कि सब कुछ उनके पास है, लेकिन थोड़ा सा कुरेदो और फिर नजर आता है कि कुछ ना कुछ अंदर तो है जो कि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा पूरी तरह से। और ये चीज मैंने एक लोगों दो लोगों में नहीं देखी, मैंने ऑलमोस्ट आई वुड से कि जितने लोगों से मिला 90% लोगों में मैंने देखा कि एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन उनके दिमाग में बना रहता है डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग। और ये चीज मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगती थी कि जिस क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मोस्टली पीपल आर नॉट हैंड टू माउथ, सब कुछ उनके पास है, जो चीज चाहते हैं लाइफ में कोई कमी नहीं है। लेकिन इतनी कमी होने के बाद भी अगर कोई असंतुष्ट रहे, ये चीज मेरी समझ में नहीं आती थी। तो मैंने इस पर सोचना शुरू किया, और सोचते सोचते जो है तो जब हम लोगों से बातें करते थे तो लोगों ने कहा कि भाई, जिस तरह की तुम बात करते हो, तुम इसको किसी बुक में क्यों नहीं कन्वर्ट करते हो। तो पहले मैंने इंग्लिश में बुक लिखा, लाइफ सिंप्लीफाइड उसका नाम था। और उसके बाद ढेर सारे हिंदी जानने वाले लोगों ने बोला कि भाई, हम लोग तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करो। एंड मेरी पत्नी, जो कि हिंदी की अच्छी खासी जानकार हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं ही कर देते हूँ। सो दैट इज हाउ द बुक केम इन द हिंदी एडिशन। ओके सर। और सर, इतना यूनिक सा टाइटल, मुश्किल जीवन आसान रास्ते, इसके पीछे की कहानी जानना चाहूंगी। इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। हर चीज जब हम लोग करते हैं तो हम ऑप्शन ढूंढते हैं, और उस ऑप्शन में जब, चूंकि इंग्लिश में किताब छुपी हुई थी लाइफ सिंप्लीफाइड, तो हम लोग उसका एक ऐसा हिंदी रूपांतरण ढूंढ रहे थे कि जो कि उस मैसेज को कन्वे कर पाए। और हम लोगों ने करीब 10-12 ऑप्शन नोट किए, और जो लिटरल मीनिंग वाला कोई भी जो वर्ड था या सेंटेंस था, वो जस्टिस नहीं कर पा रहा था बुक को। तो फिर हम लोगों ने मिल करके सोचा कि नहीं, इसको लिखते हैं, कि इसलिए कि सबको जीवन बड़ा मुश्किल लगता है और मुझे बड़ा आसान लगता है। तो मुझे मैं अभी 67 ईयर्स का हो गया हूँ। मैंने करीब 40-42 साल काम भी किया हुआ है, मेरा परिवार भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। मुझे आज तक लगा ही नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे यही लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम नहीं, बाकी सभी को प्रॉब्लम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग जो हैं उस राह को पकड़ रहे हैं, जो राह उबड़ खाबड़ वाली है, सीधी राह पकड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि लोग अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे
आसान किया जा सकता है। इसी से ये नाम उपजा मुश्किल जीवन आसान रास्ते। ओके सर। तो सर आप हमारी जो बुक है मुश्किल जीवन आसान रास्ते, हमारे व्यूअर्स को वो एकदम सिंपल से अगर कॉन्सेप्ट में अगर आप बोलना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको एकदम ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मेरा मानना यह है कि दुनिया में सब कुछ है आपके, और हर आदमी की जिंदगी में सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास नहीं है। आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो वो मैटर करता है। दुनिया में अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, आपके पास अच्छे समय हैं, आपका बुरा समय आता है। आप किस चीज पे लाइफ को फोकस करते हो? अगर आप खराब चीजों को फोकस करते हो, खराब लोगों को फोकस करते हो, तो आपकी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस खराब रहते हैं। और अगर आप अपने जीवन की अच्छी चीजों को, कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत निगेटिव टाइप के हैं, उनके लोगों में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो आपकी जीवन आपको दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, जिस चीज पे आप फोकस करते हैं। तो अगर हम अपने फोकस को अगर तरीके से रख सकें, हमेशा उल्टी सीधी चीजें नहीं सोचें, हमेशा निगेटिव नहीं सोचें, तो लाइफ आपकी सही में बहुत सिंपल और बहुत इजी भी हो जाती है। इसलिए कि फिर आपको नजर ही नहीं आता है बुराई। ये नहीं कि बुराई नहीं है, लेकिन आपके जीवन में नहीं नजर आएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आज पिछले 15-20 साल से काफी फेमस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बताता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आपको दुनिया नजर आती है। तो सर मैं पूछना चाहूंगी कि जो आपने 14 साल अपने कोस्ट गार्ड पे बिताए हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा है आपके जीवन में, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, या इस बुक में क्या इन्फ्लुएंस किया उसने? सी देखिए, मैं तो अपनी पूरी की पूरी लाइफ का सारा जो बेस ही समझता हूँ मेरे कोस्ट गार्ड के दिनों का है। और मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि हर यूथ को कम से कम 1-2 साल की आर्म्ड फोर्सेज की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो लाइफ के डिफिकल्ट एस्पेक्ट को समझ सकें। और सिर्फ समझ ही नहीं सकें, ये भी समझ सकें कि ये ऐसी चीज कोई नहीं है जिसको कि पार नहीं किया जा सकता है। हम लोगों की जो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, उस समय मैं ऑलरेडी इंजीनियर बन चुका था। मेरे क्लासमेट टाटा एंड बिरला के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन कर चुके थे जब मैंने एज एन ऑफिसर ज्वाइन किया कोस्ट गार्ड में। और उस समय हम लोगों को सड़क पे लिटरली इतनी डिफिकल्ट फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। सवेरे से 5 बजे से उठना और फिर रात के 11 बजे तक, ऑलमोस्ट नेवल अकेडमी में इतनी फिजिकल ट्रेनिंग कि अगर आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ब्रेक कर जाइएगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोई ब्रेक नहीं करता था। जितने लोग वहां पे गए, सारे के सारे ने अकेडमी कंप्लीट की। तो ये आपको एक दिखाता है कि अगर आप उस पाथ पे चलते जाते हैं तो जो शुरू में बहुत भारी चीज लगने वाली चीज है वो भी आप कर सकते हैं। और ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देता है कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम लोग टैकल नहीं कर सकते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग इन द कोस्ट गार्ड, कि मुझे उसके बाद लगा ही नहीं कि कोई भारी चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज है जो कि मुझे तोड़ देगी। और इसी तरह फिर जिंदगी बढ़ती रही। ओके सर। तो सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और छोटी सी बातों पे भी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन सी बातें हो गई हैं आजकल की। तो सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आज की यूथ को कि वो एक बेटर लाइफ और बेटर मेंटल हेल्थ के साथ अपनी लाइफ लीड कर सके एक सही रास्ते पे? और देखिए, इसका भी अगेन मेरे पास बड़ा, हर चीजों का मेरे पास बड़ा सिंपल उपाय रहता है। आज के यूथ की, आज के यंग जनरेशन को मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने आसपास देखना बंद करें और जानने की कोशिश करें कि वो खुद क्या चाहते हैं। डीप इनसाइड उनके मन में आकांक्षा क्या है, और वो आकांक्षा जो है, वो डिजायर जो है, वो बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज जो हम ऐड देख रहे हैं कि आईफोन खरीदना ही है और लेटेस्ट मॉडल खरीदना ही है और मुझे डांस भी सबसे अच्छा करना है और क्लास में ही फर्स्ट आना है। बेसिकली ये जो एक दौड़ लग जाती है आजकल पेरेंट्स के द्वारा भी, टीचर्स के द्वारा भी, हर बच्चे को ये समझाने की कि तुम्हें हर चीज में बेस्ट होना है, ये सारे का सारा रूट कॉज आपके प्रॉब्लम्स का है। बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक कोई भी साधारण लड़का या लड़की जो है तो हर चीज में पारंगत हो। और जब आप हर चीज में पारंगत नहीं होते हैं तो आपको डिप्रेशन शुरू होता है, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं पारंगत हूँ। आप देखिए क्या भाई, आप पारंगत होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आपको पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारा भाई इतना टैलेंटेड है, तुम क्यों टैलेंटेड नहीं हो,
टीचर्स कर रहे हैं कि भाई वो लड़का तो इतना मार्क्स ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला रहे हो। तो सारी की सारी चीज आप लाइफ को लीड करो एज पर योर नीड, नॉट कि बाहर क्या नजर आ रहा है और क्या जो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है नहीं अच्छा है। अगर आप बाहर की चीजों को सुनते हैं और बाहर की चीजों पे हर समय अपना रास्ता बदलते रहते हैं तो आप हमेशा तकलीफ में रहोगे। और ये जो आजकल दिखाने वाली चीज है कि भाई हमें एक अप्रिशिएशन चाहिए ही चाहिए, तो उस अप्रिशिएशन के चलते हम उल्टी सीधी चीजें हरकत कर रहे हैं, कपड़े उल्टे सीधे पहन रहे हैं, रील अलग अलग बना रहे हैं, उसमें आप जो है सो यू आर मोर अंडर पीयर प्रेशर देन एनीथिंग एल्स। तो आपको एक्चुअली खुद पता ही नहीं है कि हम किस लाइफ में चाहते क्या है। आप दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, और ये चीज उनको समझना चाहिए कि दूसरे को हम खुश नहीं कर सकते हैं। आप 2 को खुश कर लेंगे, बाकी 2 खुश नहीं होंगे। आप 10 को खुश कर लेंगे, बाकी 10 खुश नहीं होंगे। तो अगर आप पूरी की पूरी जिंदगी दूसरे को खुश करने में गुजारना चाहते हैं तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कभी भी हैप्पी नहीं होंगे। आप अपनी जो जरूरतों को समझें, अपनी नीड को समझें और उस हिसाब से अपने लाइफ के स्टेप्स को डिसाइड करें। अगर इस तरह से आज के यंग जनरेशन कर सकते हैं तो उनकी सारी की सारी ये सो कॉल्ड डिप्रेशन है या निगेटिविटी है या इस तरह का जो आप दैट इज वन थिंग, इट इज एज रिलेटेड ऑल्सो। उस एज में सब लोग उस दौर से गुजरते हैं, बट अगर वो उस बात को समझ लेते हैं तो दौर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सक्सेस या सफलता जिसे हम कहते हैं, सफलता और खुशी में आपके हिसाब से अंतर क्या है? देखिए ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसलिए कि सफलता की जो डेफिनेशन होती है हर लोगों की अलग अलग होती है। ओके, जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने कोस्ट गार्ड में ज्वाइन किया, क्लास 1 ऑफिसर की जॉब थी। इंडिया में गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर की जॉब लोगों के लिए एक ड्रीम होता है। उसको मैंने 14 साल में छोड़ दिया। ओके, वो भी मैंने छोड़ा विदाउट पेंशन, इसलिए कि उसके लिए मुझे 20 साल तक काम करना था और मैं वहां पे कंफर्टेबल नहीं था काम करने से। नॉट दैट कुछ ये थी, बट मुझे स्टैग्नेशन टाइप का लगता था कि सेम चीज डे इन डे आउट करते चले जा रहे हो, तो कुछ नया नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने अपनी बिजनेस शुरू की। जब मैंने अपनी बिजनेस शुरू की तो देन आई वाज मीटिंग न्यू पीपल ऑलमोस्ट एवरी डे। और उस चीज में मैंने ये रियलाइज किया कि हर लोग, जैसे जैसे मेरी कंपनी जब बनी थी तो मैंने एक बनाया था रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ओके, और मैंने काम शुरू किया था। धीरे धीरे बढ़ते हम लोग करीब 80-90 लोग हो गए थे जब मैंने कंपनी को फाइनली एक इन्वेस्टर को बेच दिया। तो हमारी कंपनी का जो मेन एग्जिस्टेंस का रीजन था, उसको मैं हिंदी में इस तरह से कहना चाहूंगा कि एक समान विचारधारा के लोग आपस में मिल करके कुछ ऐसा करें कि उनका पर्सनल ग्रोथ भी हो और समाज का भी ग्रोथ हो। ये मेरे लिए मेरी कंपनी का उद्देश्य था। मेरी कंपनी का उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, मुझे 4 BHK का मकान लेना है बॉम्बे में और मर्सिडीज लेनी है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मुझे था कि एक लाइफ मुझे चाहिए जिसमें मैं ईमानदारी से काम करके और मेरी जो भी टीम है उनको भी मैं बढ़ाऊं और खुद भी बढ़ूं और कुछ ऐसा करूं ताकि देश का भी कुछ कल्याण हो। और इसीलिए मैंने जो कंपनी भी चलाई वो एनवायरमेंट रिलेटेड कंपनी थी। हमारी कंपनी ने काफी अच्छा काम किया। हमारे लोग जितने थे, हम लोग करीब 22-23 साल तक मैंने कंपनी चलाया। इट वाज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ऑल द टाइम। हर साल इंक्रीमेंट मिलती थी, हर साल जो है लोगों को बोनस मिलता था दिवाली में, और पीपल वर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो मेरा जो सक्सेस का था, आई फील दैट कि मैं सक्सेसफुल हूँ बिकॉज मैंने जो करना चाहा वो कर लिया। ओके, अब अगर आप उसको देखिएगा कंपेयर कर करके मुकेश अंबानी से कंपेयर करके, तो मेरी बिजनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अगर मैं इस तरह की महिंद्रा से, टाटा से और इससे अगर कंपेयर करना चाहूं तो देन आई एम ए फेल्योर। लेकिन क्या मैं उस चीज को देख रहा था? तो मेरे लिए सफलता के मापदंड अलग हैं, दूसरों के सफलता के मापदंड जो होते हैं। आप सोचिए कि आपकी जरूरत क्या है। जब अगर आपकी जरूरत है, अगर आप उस चीज को पहुंच जाते हैं तो आप सफल हैं। और अगर आपका ये सफलता का जो मापदंड है, ये जो है तो ये नहीं कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप सीधा विराट कोहली ही बनना चाहें और फुटबॉल खेल रहे हैं तो लायनल मेसी ही बन जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल, नो। ऐसा आई एम नॉट सेइंग नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और मैंने देखा है कि लोग उतना मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आप करना कुछ नहीं चाहते हैं और आप चाहते सब कुछ है, वो नहीं होता है लाइफ में। उस चीज को आप समझिए, और अगर आप समझते हैं तो आपकी लाइफ एक मीडियम लेवल पे एक सफल जीवन आसान से हो सकती है। ओके सर,
थैंक यू सर। आप जैसे कि आप एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है एक कंपनी पे, तो आपका काम बहुत ही बड़ा काम है, और तो आप उसके साथ अपनी राइटिंग को कैसे कंटिन्यू करते हैं? आप देखिए टाइम मैं जो कैसे है, मैनेज कर पाते हैं? हाँ मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मैं आई हैव नॉट टेकन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स रोल ऑन ए पेड बेसिस, विच मीन्स मैं इस चीज को ढूंढने नहीं जाता हूं कि मैं कुछ लोगों को हेल्प करूं तो मुझे कुछ उसमें से पैसे मिले। जब मैंने कम इन्वेस्टर से कंपनी अपनी बेची तो हमारे पास उतना पैसा हो गया था कि जैसे बाकी लोग रिटायर करके रखते हैं, तो मैंने भी सोचा था कि रिटायर करके उसके बाद मैं फाइनेंस के लिए काम नहीं करूंगा, अभी मैं हेल्प करने के लिए काम कर रहा हूँ। जब तक मैंने काम किया तो परिवार भी था और घर भी चलाना था, ढेर सारी और भी चीजें थी। लेकिन अब का मेरा काम जो है सो इट इज ऑन ए वेरी वेरी लो स्केल। जो लोग मुझे जानते हैं, जो उन लोगों को मैं हेल्प करता हूँ, और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरता है पढ़ने में और लिखने में। और मैं चीजें भी इसी तरह की पढ़ता हूँ। ऑफ कोर्स आप ज्ञानोपार्जन कर लें या जो भी कर लें उसमें भी, इसलिए कि मुझे लगता है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, और जब तक आप सीख सकते हैं आप सीखते रहिए। और टाइम की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम जो है सो मैं मैक्सिमम जैसे आप समझ लो एक वीक में तो 5 घंटे 10 घंटे से ज्यादा मैं अपना स्ट्रेटजी कंसल्टेशन नहीं देता हूँ। और वो भी जान पहचान के लोगों को, मैंने कुछ एडवर्टाइज भी नहीं किया हुआ है कि मैं स्ट्रेटजी कंसल्टेंट हूँ। जो लोग को पहले से जानते हैं वो आ जाते हैं, उनको हेल्प कर देता हूँ, दैट इज ऑल। मैंने एक्चुअली अपने लिंक्डइन पे डाला भी हुआ था, इवन अननोन पीपल जो मुझे नहीं जानते हैं अगर मेरे पिछले 45 ईयर्स के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहें, कुछ हेल्प लेना चाहें, आई एम ओपन फॉर दैट। सो ओके सर, तो सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी एज राइटर, कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे बढ़ती गई? देखिए राइटिंग तो एक्चुअली आप देखिए, किताब लिखने का मेरे दिमाग में कभी नहीं था फ्रैंकली। लेकिन राइटिंग में बहुत पहले से लिखता था, मैं डायरी लिखता था। उसके बाद आज से करीब 35 ईयर्स बैक जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैंने एक उस पे भी एक लिखा हुआ था, एक आर्टिकल टाइप का। मेरे आर्टिकल छोटे छोटे होते थे पहले। मैं द वीक एक मैगजीन आती थी, अभी भी शायद आती है। वीक में एक संडे करके एक मैगजीन आता था, आई एम टॉकिंग ऑफ लॉन्ग टाइम बैक। तो इन सबों में मेरे छोटे छोटे आर्टिकल, लेटर टू एडिटर, इस तरह की चीज निकलते रहते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जो है तो मैंने अपना ब्लॉग लिखना शुरू किया। दैट ऑल्सो आई एम टॉकिंग ऑफ ऑलमोस्ट 15 साल पहले। कोई मुझे फील होता था बहुत स्ट्रांगली दैट पीपल आर स्टक इन ए रट। हर आदमी लगा हुआ है कि दूसरा क्या कर रहा है मुझे उससे बेहतर करने का है, नॉट नोइंग कि वो लाइफ में चाहते क्या है। और अगर आपको लाइफ में पता ही नहीं कि आप क्या चाहते हो तो आप, इट्स समथिंग लाइक आप रेलवे स्टेशन पे चले गए और पता ही नहीं कि किस ट्रेन को पकड़ना है। तो आप बैठ के देख रहे हो कि ट्रेन आ रही है जा रही है, आप कंफ्यूज हो कि मैं दिल्ली जाऊं कलकत्ता जाऊं क्या करूं एक्सेट्रा। तो लाइफ भी उसी तरह की, आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आसान रास्ता तो बड़ा आसान है। अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए और आपको पता है दिल्ली जाना है तो दिल्ली की टिकट कटाओ और जाओ ना। आप एयरपोर्ट पे तो पहुंच जाते हो और अब सोच रहे हो कहाँ जाऊं। और हर 2 मिनट में कि नहीं मैं दिल्ली जाऊंगा, कलकत्ता जाऊंगा, बंगलोर जाऊंगा। दैट इज व्हाट लाइफ एक्चुअली डज टू द पीपल। पीपल हैव एब्सोल्युटली नो क्लू वो चाहते क्या है। लोग अपने आप ही को नहीं पहचानते हैं। तो अपने आप को अगर नहीं पहचानते हैं, अगर अगर आप अपनी जरूरत को नहीं पहचानते हैं, आप अपनी नीड को, अपनी आकांक्षाओं को अगर आप नहीं पहचानते हैं, तो आपकी लाइफ तो कंफ्यूज रहेगी ही रहेगी। तो ये सभी चीज जब मैं सोचता था तो मैं उसको लिखता जाता था। और लिखते लिखते फाइनली जब छोटी छोटी जैसे आर्टिकल टाइप का लिखा, 2 पेज लिखा, 4 पेज लिखा, तो जब सारा कुछ से हो गया और उसके बाद जब मेरी कंपनी काफी स्टेबल स्टेट में आ गई थी, एज मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा काम ज्यादा नहीं था और मैं अकेला रूम में बैठा रहता था, तो मैंने बैठ करके सबको कंपाइल करना शुरू किया। तो दैट इज हाउ द इंग्लिश वर्जन केम, द लाइफ सिंप्लीफाइड। उसके बाद जब थोड़ा सा आया तो कुछ जो गैप्स थे उसको फिर मैं धीरे धीरे भरते भरते बुक फॉर्म में किया, फिर उसको किया। आ, उसके बाद प्लान तो था कि कुछ और लिखूंगा, लेकिन बिजनेस में इट इज नॉट दैट सिंपल आल्सो टू राइट। और रिटायरमेंट के बाद जो है तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जगह जगह अपना। मेरी बेटी भी फॉरेन में सेटल है, तो हम लोग पूरा अमेरिका यूरोप घूमते रहे। और अभी भी वही रूटीन चल रहा है, अभी हम घूमते रहते हैं, लोग को देखते हैं। एंड आई बिलीव इन द गुडनेस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो निगेटिविटी आती है कि दुनिया बहुत खराब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ज्यादा टीवी न्यूज़पेपर ही में आता है, अदरवाइज लोग अच्छे हैं, आपको हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जैसा आप उम्मीद करते हैं।
और लिखना तो पढ़ना सर भी चल रहा आपकी है। जी जी सर, सर आपकी जो पहली बुक है वो उसने आपके ऊपर क्या इम्प्रेशन डाला, क्या चीजें आपकी लाइफ में बदली वो बुक आने के बाद, बाय द व्यूअर्स, आपके अपने थॉट्स, आपके अपने पर्सपेक्टिव से? ये एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैंने बुक को कुछ इस तरह का नहीं लिखा कि भाई ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज को समझ जाइए कि वो पूरी की पूरी जो किताब है वो पूरी की पूरी मेरी जिंदगी है। जो मैं करता हूँ वही मैंने लिखा है। तो इट वाज मोर ऑफ ए सॉर्ट ऑफ दैट डू इट योरसेल्फ गाइड। जो मैं करता हूँ उसको मैंने वही चीज लिखना शुरू किया है। और वो सारी चीजें करते करते मैंने ये देखा हुआ है कि मेरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो हर चीज जो बोलते हैं ना कि भाई ये काम करने से क्या कुछ तुम्हें फायदा होने वाला है, तो मुझे फायदा हुआ है। और ये भी नहीं कि मैं 20-25 साल का आदमी हूँ। मैंने 67 ईयर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। और 67 ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर मैं आज ये हैसियत रखता हूँ बोलने का कि भाई लोग बहुत अच्छे होते हैं दुनिया में, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे किसी से कोई घृणा नहीं है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि मेरी जिंदगी जो है सो उस किताब में आपको एज ए उपाय के हिसाब से कि अगर आप इस तरह की लाइफ लीड करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत पीसफुल रहेगी, बहुत सेटिस्फाइड रहेगी और आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये नहीं कि मैं जिंदगी भर डोनेशन देता रहा और खुद अभी भीख मांगने की स्थिति में हूँ। मैं अभी भी उस स्थिति में हूँ जहाँ पे जिंदगी की कोई भी चीज जो मुझे चाहिए मैं खरीद सकता हूँ, मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ। और इस चीजों के लिए मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा तोप नहीं समझता हूँ। इट इज बेसिकली द ग्रेटिट्यूड एंड द लव एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल हु स्पेंड देयर लाइफ विद मी। और जिन लोगों के वेल विशेस के चलते मैं इस कंडीशन पे पहुंचा हूँ आज तक। ओके सर। सर मैं चाहूंगी कि आप कोई 3 बुक रेकमेंड करें हमारे व्यूअर्स और रीडर्स के लिए जो उनकी लाइफ में हेल्प करे, जो बुक्स आपको लगते हैं कि हाँ ये रेकमेंडेबल है, इससे दूसरे का लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आ सकता है ऐसी कोई बुक्स। सी 2 किताबें तो मैं आपको स्ट्रेट, बल्कि 3 किताबें मैं आपको एकदम ही कंप्लीट डिफरेंट जनरल की है। आजकल लोगों को पैसे से बहुत ज्यादा जो लगाव है, तो सबसे पहली तो मैं बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। एक बहुत पुराने, ऑलमोस्ट अभी 80-90 ईयर्स हो गए और इस बुक को छपे हुए, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल है। ओके। इस किताब में एक्चुअली उन्होंने, मतलब आपको समझ लो, डू इट योरसेल्फ गाइड टाइप का लिखा हुआ है कि आप अमीर कैसे बन सकते हो। और इस चीज को मैंने यूज किया है और मैंने पाया भी है कि ये काम करता है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट बुक जिसलिए कि लोग अमीर बनना चाहते हैं, तो थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सेकेंड किताब जो है गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। गुड टू ग्रेट जो बोला जाता है एक, कि अगर आप बिजनेस में 1 या 2 किताब पढ़ना चाहते हैं तो पहली किताब ये होनी चाहिए, गुड टू ग्रेट। ओके। इस किताब में लिखा है कि हर आदमी गुड जो होता है वो ग्रेट कैसे बन सकता है, उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और कैसे आप ग्रेट बन सकते हो, और सिर्फ बन नहीं सकते हो, कैसे आप ग्रेट बने रह सकते हो। ये किताब जिम कॉलेज ने 25 साल के रिसर्च के बाद लिखा है। और इसमें उन्होंने वर्ल्ड के जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनी बोले जाते हैं, उन कंपनियों में भी जो बेस्ट कंपनियां थी, 15-20 कंपनियां, उनके डायरेक्टर्स के, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के, चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में इंटरव्यू लेकर के लिखा हुआ है। That is the second book. And the third book is a completely different philosophical book. They both famous Tamil philosopher हुआ करते थे, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उनकी किताब है द टोटल फ्रीडम। उस किताब को पढ़ने के, द टोटल फ्रीडम अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पूरी की पूरी जिंदगी की समझ आएगी, इसलिए कि उसमें हर चैप्टर जो है अलग अलग टॉपिक पे है। कोई लव पे है, कोई एम्बिशन पे है, कोई अफेक्शन पे है, कोई हेट्रेड पे है। इसी तरह की और करीब ऑलमोस्ट 50 अलग अलग उसमें चैप्टर्स हैं। तो डिफरेंट 50 टॉपिक्स जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ये किताब लिखा हुआ है। जिद्दू कृष्णमूर्ति आज भी, अब तो खैर वो नहीं रहे, लेकिन उनकी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है। तो ये 3 किताब अगर आज के युवा लोग पढ़ना चाहें तो उनकी स्पिरिचुअल नीड, बिजनेस नीड एंड फाइनेंशियल नीड ऑन हाउ टू ग्रो रिच, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। ओके सर, थैंक यू। मैं अब मैं पूछना चाहूंगी सर, आप लिखते हैं तो आपके राइटिंग में सबसे टफ पार्ट आपके लिए क्या था? देखिए, मैं एक्चुअली जब लिखता हूँ तो
मैं कुछ सोच के नहीं लिखता हूँ, जो भी सब्जेक्ट मेरे दिमाग में, जो मैं जिस सब्जेक्ट में लिखना चाहता हूँ वो लिखता जाता हूँ। लेकिन मेरी फर्स्ट राइटिंग जो है तो मेरी कभी लास्ट राइटिंग नहीं है। मैं कम से कम 5 या 6 बार एडिट करता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दिमाग में एकदम ही सही चीज फ्लो में आ रहा है, लेकिन जो भी दिमाग में है उसको जो है सो पहले पेपर पे ला दिया, कंप्यूटर पे ला दिया, और उसके बाद उसको देखा कि कैसे कैसे उसको शार्पन किया जा सकता है, कैसे इसको फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है। तो सेम चीज मुझे कम से कम 5-6 बार लगता है उस चीज पे आने की, जो कि मुझे सेटिस्फाई करता है कि चलो अब मेरी राइटिंग जो मैं कहना चाहता था वो कह पा रहा है। तो सर आपका फेवरेट पार्ट क्या रहता है? ड्राफ्टिंग रहता है, एडिटिंग रहता है, या फाइनल टचेस देना रहता है आपकी राइटिंग को? See, मेरा एक्चुअल the first is the best part, because that is, that you it's something like raw energy which is coming out of you, आपका जो मेन चीज है रिफाइनमेंट। देखिए, एक चीज को आप इस चीज को समझिए या नहीं समझिए, जो रिफाइनमेंट है दैट इज नॉट ए नेचुरल थिंग। नेचुरल इज समथिंग एल्स। अभी हम लोग भी जो बहुत बोलते हैं कि सोफिस्टिकेटेड हो गए और बड़ा, वो किसी को अगर आप आज के बोलो कि बड़ा नेचुरल आदमी है तो बुरा मान जाता है। नो पीपल वांट टू बी कॉल्ड एज ए सोफिस्टिकेटेड पर्सन। ओके, नॉट मेनी पीपल नो कि सोफिस्टिकेटेड वर्ड का ओरिजिन सोफिस्ट्री है, एंड सोफिस्ट्री इज द मीनिंग कि आप किसी को दूसरे को कैसे बेवकूफ बना रहे हो। ओके, तो हम लोग जो है तो मुझे अपना फर्स्ट टाइम वाला पसंद आता है राइटर, क्योंकि मैं नेचुरल जो मेरे भाव आ रहे हैं मैं उस चीज को लिख रहा हूँ और उस चीज को फील कर रहा हूँ, बट आई नो दैट ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा पढ़ने वालों को और सुनने वालों को, तो उसको मैं फिर रिफाइन करता हूँ। दैट इज मोर फॉर अदर्स। मेरी अपनी की राइटिंग मेरी फर्स्ट वाली राइटिंग है जो कि मैं लाइक करता हूँ। ओके सर। तो सर मैं चाहूंगी कि आपकी जो पब्लिशिंग जर्नी रही, अभी आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है बाय अस्तित्व प्रकाशन, तो सर आपकी पब्लिशिंग जर्नी कैसी रही उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। इसी पब्लिशिंग जर्नी है जो हैज बीन ए वेरी स्मूथ जर्नी। हमारे एक मित्र के बड़े भाई हैं, उन्होंने भी एक किताब छपवाई थी अस्तित्व प्रकाशन से, और हम लोग जब ये बात कर रहे थे तो मैंने उनसे ही पूछा कि भैया ये कहाँ से आपने छपवाया और कैसे आपने छपवाया। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं तो बिकॉज ही राइट्स रेगुलरली, वो पटना में रहते हैं, शेखर नलिन नाम है, और अभी भी शायद मेरे ख्याल से वो किताब लिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम इनसे बात कर लो, ये तुम्हारा सारे का सारा काम कर देंगे। और मैं लिखना अगर आप छोड़ दें तो मैं थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहता हूँ। तो आई वॉज बेसिकली लुकिंग फॉर समबडी जो कि मेरे ब्याह पे सारे काम कर दे। तो उसके बाद अस्तित्व प्रकाशन में एक लेडी है, उनसे मेरे ख्याल से ज्योति नाम है, तो उनसे बातचीत हुई फोन पे। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमारे डिफरेंट ऑफर्स हैं, and it was a very smooth the operation. I had absolutely no problem as far as getting the book published is concerned. योगेश जो मेरी सारी एडिटिंग वगैरह देख रहा था, he was also very very helpful. उसने कभी ये नहीं बोला कि सर आप बहुत ज्यादा तंग करते हो and all those things. So it has been a very very fine experience, and I give thanks to Astitva Prakashan for making this publishing very easy. ओके सर, थैंक यू सर। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं? यस, मैं एक्चुअली सोच तो रहा हूँ, अभी कुछ शुरुआत भी हुई है, लेकिन वही बहुत बेसिक है, तो आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने लिखा है जिंदगी के बारे में, अब मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ सिर्फ ग्रोन अप लोगों के बारे में। ओके, ग्रोन अप इन द सेंस कि जो 25 से लेकर के 50 तक की उम्र वाले होते हैं, जहाँ पे दुनिया की सारी तकलीफें लोगों को आती हैं, परिवार की हैं, वाइफ की, बच्चों की, जॉब की, कैरियर की, और उसमें जो आदमी एक जो फंसा हुआ रहता है और अपने आप को, लॉट ऑफ पीपल आई सी दे आर कमिटिंग सुसाइड, कोई कुछ कर रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं इतने सारे को सारे। तो इज इट एक्चुअली नेसेसरी? और ये भी हमारे दिमाग की कोई ऐसी खुराफाती जड़ है जो कि आपको फोर्स कर रही है करने के लिए, कुछ आप आसपास को ज्यादा देख रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट पे मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ, दैट हाउ यू कैन सिंप्लीफाई योर एडल्ट लाइफ। बिकॉज एडल्ट लाइफ में आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके साथ ड्यूटीज है, यू कैन नॉट शन अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, यू कैन नॉट शन अवे द ड्यूटी ऑल्सो। तो बैलेंस्ड लाइफ के लिए, जिसमें कि आपकी फैमिली भी खुश हो, आप भी खुश हो, आप सिर्फ मेंटली नहीं, आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, नो स्पिरिचुअली, सब इसी तरह से आप स्वस्थ हो, तो ये कैसे हो सकता है और पॉसिबल है या नहीं, इस पे भी मैंने कंपाइलेशन शुरू किया है। अब भगवान की मर्जी होगी जब छपेगा, तो लेट अस सी। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड
आपके थॉट्स, आपके इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमें आपके बारे में बताने के लिए, हमारे बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे दोबारा यही मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। Looking forward to it. Thank you very much, and let's hope that we meet and talk again on my next book. Sure, sir. Sure. I'm looking forward to it. Thank you, sir. Have a nice day.